स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको इसी तरीके का, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करनी है आपको, ये कहानी है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देना, है ना, सिंगल बॉन्ड लगा देना। बता बेटा, इन तीनों में सबसे बेटर बेस कौन है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, बताओ बेटा। तो देखो, आप मुझे बताओ, लोन पेयर का नेचर देख लो पहले, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? ठीक है, बताओ लोन पेयर कैसा है आपका? लोन पेयर सारे के सारे कैसे हैं? लोकलाइज्ड है। सारे के सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। सारे के सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। लोन पेयर लोकलाइज्ड है तीनों केस में, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर बेटा आप क्या मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? बोलो। यस इधर sp3, यस सर। ठीक है, और इधर क्या है बेटा आपकी sp, ठीक है। अच्छा, क्या आपने ये पढ़ा है कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा यस हो तो सर। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, है ना। जैसे मेरे को बताओ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? बोलो। 50% सर। 50%। 50% है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है। ओके, उसके बाद मुझे बताओ, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो जाएगा? 33.3%। 33.3। और अगर sp3 है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है। 25। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप बात करो तो करंट क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? उस नाइट्रोजन की जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ या ना? फिर उसके बाद उस नाइट्रोजन की जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और फिर उसके बाद उस नाइट्रोजन की जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो, करेक्ट है ये बात, हाँ या ना? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर यस परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है भाई। ओके, ठीक है। ये हमें कब करना है, ये रूल कब लगाना है? फॉर सेम एलिमेंट, है ना, जब हम किसी एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हो ना। देख लो, नाइट्रोजन ही है तीनों केस में, ठीक है। तो मुझे बताओ, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन कौन सा होगा? sp3, sp2, sp होगा, sp होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर लोन पे रखना चाहता है, डोनेट करना चाहता है? बताओ। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर वो अपने, रखना चाहता है। अगर वो अपने ऊपर लोन पे रखना चाहेगा तो कैसा बेस होगा? वीकर बेस, हाँ या ना? बोलो, वीकर बेस होगा, यस सर। क्योंकि वो लोन पे डोनेट नहीं करेगा ना। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी क्या होगी? लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। कम हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए बेटा, क्या ऑर्डर होना चाहिए? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए इस टाइप का, सबसे ज्यादा बेसिक ए, फिर बी, और फिर सी। बिल्कुल सही है, बात समझ में आई है, करेक्ट है ये? क्यों बेटा, ऑर्डर क्लियर हुआ सबको? बात समझ में आई? यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, इसको ये समझ के मत पढ़ना कि ये मतलब 11th का पार्ट है ना, ये 12th क्लास में अमाइन चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब 12th ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं जरा आपको बता देता हूँ, है ना, जैसे कि फ्लिपिंग। देखो फ्लिपिंग क्या होती है? देखो फ्लिपिंग ये होती है कि मतलब आपके पास, मान के चलो कि आपके पास मतलब 3 डिग्री अमाइन है। जैसे मैंने ये मान ले लिया आपका,
देख रहे हो ना, ये अमाइन कैसा लग रहा है आपको? 3 डिग्री अमाइन लग रहा है? 3 डिग्री अमाइन लग रहा है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इस पे क्या होगा बेटा, एक लोन पेयर होगा। ठीक है भाई। चलो देखो और सिंपल कर देता हूँ मैं, ऐसे करूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, ऐसे सिंपल कर देता हूँ मैं। ठीक है, R1 R2 और R3। ठीक है, तो देखो इस पे क्या है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। ऐसे दिखा दो लोन पेयर। ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, कि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये नीचे की तरफ जाता है। तो मुझे बताओ ये जो आर हैं किधर की तरफ चले जाएंगे, बताओ। ये जो आर है ये किधर की तरफ चले जाएंगे? आपने देखा जैसे हवा चलती तो छाता उल्टा हो जाता है, देखा है ना आपने? बहुत तेज हवा चलती तो छाता उल्टा हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ सीन बन जाएगा बेटा, यस। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। तो देखो ये लोन पेयर जो होता है ना, जो नाइट्रोजन पे अवेलेबल होता है, ये लोन पेयर स्टेबिलिटी के चक्कर में ऊपर नीचे भागता रहता है। देखो जब ऊपर है तो ऐसा है, नीचे है तो ऐसा है, तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? बीच में ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? क्या चल रहा होगा बीच में? कभी बीच में क्या चल रहा होगा? देखो ऐसा लग रहा होगा ना आपको, देखो ऐसा लग रहा है, देखो बीच में कुछ ऐसा होगा। कि देखो जो लोन पेयर होगा वो आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा, हाँ या ना? बताओ, ऐसा कुछ लग रहा होगा? बोलो, ऐसा होगा कि जो लोन पेयर होगा वो आधा ऊपर और आधा नीचे होगा, हाँ या ना? मतलब इसका क्या है कि लोन पेयर ऊपर से नीचे जा रहा होगा। लोन पेयर कहाँ जा रहा होगा? ऊपर से नीचे। लग रहा है ऐसा? ये होगी ट्रांजिशन स्टेट, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है। ओके, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग में क्या हो रहा है, लोन पेयर ऊपर नीचे जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? फ्लिपिंग करने से क्या होता है? तो इससे ये होता है कि मान के चलो कोई H प्लस है, तो मुझे बताओ अगर लोन पेयर ऊपर नीचे भागेगा, तो मुझे बताओ H प्लस की अटैक करने की टेंडेंसी इस पर कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बताओ, अगर लोन पेयर ऊपर नीचे भागेगा। कम हो जाएगी। हाँ, तो H प्लस के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लिपिंग करने से आपका 3 डिग्री अमाइन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। बात करेक्ट है ना? है ना? फ्लिपिंग करने से क्या हो रहा यस है, 3 डिग्री अमाइन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है ना। तो ये कहानी चलती है ना। तो फ्लिपिंग के अंदर ये जो लोन पेयर है वो ऊपर नीचे भगता रहता है ना। इस तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। तो इस तरह से कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं सर आप, ये सिर्फ 3 डिग्री अमाइन में होता है? हाँ ये सब 3 डिग्री अमाइन में होगा, है ना। बस इतना ही याद रखना, फ्लिपिंग का फिनोमेना 3 डिग्री अमाइन में होगा, है ना। इतना ही याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, है ना। कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है मेरा, जो मैंने अभी बनाया था। ठीक है, ये हाँ जी। अब बताओ बेटा क्या लग रहा है आपको, मुझे बताओ। ये दोनों ही 3 डिग्री अमाइन है, अगर आप देखो तो ये भी 3 डिग्री है और दूसरा वाला भी 3 डिग्री है। लेकिन आपको क्या लग रहा है बेटा, कि यहाँ पे क्या आप ये बोलोगे फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी? बोलो, बोलो, फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी ना यहाँ पे? सॉरी सॉरी, फर्स्ट केस में नहीं, सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट केस में तो क्या होगा, फर्स्ट केस में तो ये होगा कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो ऊपर नीचे जाता रहेगा ना, हाँ या ना? बताओ, लोन पेयर ऊपर नीचे जाता रहेगा ना, हाँ या ना? बोलो, लोन पेयर यस। ऊपर नीचे जाता रहेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड केस की बात करो, अगर आप सेकंड केस की बात करो, तो मुझे बताओ क्या लोन पेयर आपका आगे पीछे जा पाएगा? देखो, लोन पेयर इस तरह से आगे पीछे जा पाएगा क्या? बताओ, इस तरह से आगे पीछे, क्यों भाई? लोन पेयर आपका इस तरह से आगे पीछे जा पाएगा? देखो, फिर से मैं दिखाता हूँ, रेड लाइट को फॉलो करना। ये लोन पेयर इस तरह से आगे पीछे जा पाएगा क्या? बोलो, अगर लोन पेयर पीछे जाएगा तो मुझे बताओ, ये बॉन्ड क्या होना पड़ेगा? अगर लोन पेयर पीछे जाएगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना पड़ेगा ना। अगर लोन पेयर पीछे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा, हाँ या ना?
बोलो हाँ या ना, नहीं समझे? अगर ये लोन पेयर पीछे जाएगा तो ये वाले बॉन्ड क्या बनने चाहिए बताओ। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आसानी से हो पा रहा है लोन पेयर का मूवमेंट हो पा रहा है फर्स्ट केस में? सर वो पूरा 180 डिग्री का रोटेशन नहीं हो सकता? बेटा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, 180 डिग्री का रोटेशन कैसे हो जाएगा, है ना, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत देख तू यहाँ पे वो देख रहा है ना, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट देख रहा है, तो उसमें क्या हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, बस जो है क्या कहते हैं, यहाँ हुआ थोड़ा आर जो पहले इधर था वो किधर चला गया, थोड़ा सा इधर, यही तो हुआ है, आर इधर से उठ के इधर आ गया, है ना, ऐसा नहीं यस था लेकिन। सर। तो मुझे बताओ किस केस में फ्लिपिंग हो सकती है बताओ, फर्स्ट केस में फ्लिपिंग होगी या नहीं होगी? फर्स्ट केस में। सेकंड केस में फ्लिपिंग होगी क्या? सेकंड केस में फ्लिपिंग होगी क्या? बोलो, फर्स्ट केस में फ्लिपिंग होगी, नो सर। फ्लिपिंग इज पॉसिबल, ठीक है। और सेकंड केस में क्या बोलोगे आप? सेकंड केस में क्या नहीं होगी, फ्लिपिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मतलब नाइट्रोजन को क्या करना होगा, ये बनाना है ना, नाइट्रोजन को क्या करना है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इन्वर्जन, है ना, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं और ढंग से। तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो पा रहा है ना, तो फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि आपका फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, बस इतना ही याद रखो। फिर से मैं पूछ रहा हूँ बेटा, ये बताओ सेकंड केस में समझ में आया फ्लिपिंग क्यों नहीं हो रही है? सेकंड केस में समझ में आया फ्लिपिंग क्यों नहीं हो रही है? यस सर। सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे बताओ अगर फ्लिपिंग नहीं होगी तो मुझे बताओ लोन पेयर कहाँ पड़ा रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर ही पड़ा रहेगा, हाँ या ना, लोन पेयर आगे पीछे तो नहीं जा रहा ना। तो मुझे बताओ लोन पेयर यस सर। अगर फ्लिपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो लोन पेयर एक जगह रुका पड़ा है, और अगर एक जगह लोन पेयर रुका पड़ा है तो क्या आप ये बोलोगे कि अब ये यहाँ पे लोन पे डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है? तो मुझे बताओ कौन बेटर बेस होगा, सेकंड हो जाएगा। तो जहाँ पे फ्लिपिंग सर नहीं सेकंड। होती है, हाँ, तो जहाँ पे फ्लिपिंग नहीं होगी वहां पे क्या बोलोगे आप, स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। ठीक है, डन बेटा। डन सर। Yes, sir. एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, चलिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करके बताइएगा, है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सारी बातों को कंबाइन करके करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, देखो जब भी बेसिक स्ट्रेंथ निकालने जाओ ना, मैं मतलब 3-4 चीजें देखनी है, बस उसके बाद तुम्हें खुद ही ऑर्डर दिखना नजर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है होगा, सबसे पहले देखना कि लोन पे लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, स्टेप्स बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, उन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो आराम आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले देखना लोन पे लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, फिर उसके बाद चेक करना हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की, ठीक है, और फिर उसके बाद चेक करना फाइनली डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारे पास, है ना, 5 मॉलिक्यूल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लोन पेयर तो बना लोगे ना भाई खुद से, लोन पेयर बना लेना खुद से, ठीक है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो बेटा स्टेप्स ये हैं कि मतलब आप ये सारी चीजें देख लें, है ना, इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब इन्हीं स्टेप्स को इसी ऑर्डर में फॉलो करना है ना, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है ना, सबसे पहला काम ये देख लें। दूसरी बात आप हाइब्रिडाइजेशन देख लें, नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लें, ठीक है। तीसरा डिग्री देख लें, ठीक है, और चौथा फ्लिपिंग देख लें कि फ्लिपिंग है या नहीं है, बस इतना
इतने में ही आंसर आपको खुद दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, बताओ बेटा, पहले वाले केस में बताओ क्या हो सकता है। डिग्री अगर कहीं नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ फर्स्ट वाले केस में बताओ, लोन पेयर लोकलाइज्ड है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3, ठीक है। और डिग्री क्या है 3 डिग्री, डिग्री क्या है 3 डिग्री, ठीक है। लोन पेयर लोकलाइज्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और डिग्री क्या है 2 डिग्री, ठीक है। लोन पेयर लोकलाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 1 डिग्री। लोन पेयर कैसा बेटा डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस में शामिल है ना, आया ना, पाई दिख रहा है ना आपको, Yes, पाई Yes, सिग्मा sir. लोन पेयर है ना, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि जब लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होता है तो उसको sp3 हाँ, हाँ बिल्कुल, जब लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होता है, जब लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होता है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, बताया था ना मैंने। तो देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी sp3 नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पे sp3 नहीं होगी, क्या होगी sp2, है ना, sp3 नहीं होगी। ओके, तीसरा डिग्री, डिग्री क्या लग रहा है बेटा 2 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देख लो फिफ्थ में sir 2 degree लोन पेयर, लोन पेयर लोकलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और डिग्री हम निकाल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि इन पांचों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो बेसिक कौन सा वाला होगा, लोकलाइज्ड वाला या डीलोकलाइज्ड वाला, कौन सा बेटर बेस होगा, लोकलाइज्ड वाले ही होंगे, आया ना, localized लोकलाइज्ड वाले होंगे ना। अच्छा लोकलाइज्ड वालों में भी देखो तीन तीन मतलब 3 नाइट्रोजन तो sp3 है और एक नाइट्रोजन sp2 है, तो मुझे बताओ कौन बेटर बेस होगा, sp3 वाले या sp2 वाला, बोलो। sp2 sir sp2 नहीं, देख पीछे देख, कभी क्या लिखवाया था देख, कि अगर sir परसेंटेज sp3 होगा हाँ परसेंटेज एज पर electronegativity बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है भाई। तो कौन बेटर बेस होगा इनमें, ये तीन sp3 वाले, sp2 वाले से बेटर बेस होंगे, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब आप इनकी डिग्री देखो, तो मुझे बताओ जब आर मिथाइल नहीं होता था तो ऑर्डर क्या बनता था, जब आर मिथाइल नहीं होता था तो ऑर्डर क्या बनता था बताओ, 231 हाँ 231 का, 231 का मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो बताओ यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, बोलो यहां तक लॉजिक समझ में आया, क्यों बेटा यहां तक ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ फोर्थ और फिफ्थ में अगर आप बात करो तो कौन बेटर बेस होगा, सीधा ही दिख रहा है, एक में लोन पे लोकलाइज्ड है, एक में डीलोकलाइज्ड है, कौन बेटर बेस होगा, Fifth. फिफ्थ वाला बेटर बेस होगा फोर्थ से कंपेयर कर लो तो, ठीक है। चलिए तो ये कहानी है अपनी, ठीक है। तो कर लोगे बेटा इस तरह से, है ना, ये 4 चीजें निकाल लेना, अपने आप तुम्हें सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, मतलब तुम्हें कोई बेस दे रखा है और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके चमका, ये क्लियर हुआ, क्यों बेटा, yes sir ठीक है। Yes.
आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, मैंने आपको बताए थे कि मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं और आपके 4 टाइप के होते हैं ना। पहले वाले कौन से होते हैं? एलिफेटिक अमाइन, जो हमने खूब डिटेल में पढ़ ली है ना। एलिफेटिक अमाइन क्या होते हैं कि मतलब जो नॉन एरोमेटिक नॉन साइक्लिक जो अमाइन होंगे वो कहलाएंगे एलिफेटिक। दूसरे अमाइन कौन से थे? एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, तो अब हम सेकंड टेस्ट आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम बेटा एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन में सिर्फ एक अमाइन पढ़ना है हमें, दैट इज एनालीन, है ना। एरोमेटिक अमाइन में सिर्फ एक अमाइन पढ़ना है, दैट इज एनालीन। ठीक है। एरोमेटिक अमाइन क्या होगा? जिसमें बताओ क्या शामिल होगी? बेंजीन रिंग शामिल होगी, है ना। बस इतना सोच के चल लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है बेटा? दिस इज एनालीन एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमाइन, है ना। एक तरह का ये एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं इसकी एलिफेटिक अमाइन से, मान के चलो ये आपके पास एक एलिफेटिक अमाइन है, तो मुझे बताओ कौन बेटर बेस होगा इन दोनों में? इतना काम तो आप कर सकते हो, बताओ। सर एलिफेटिक। एलिफेटिक वाला रीजन क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर लोन पे, फर्स्ट वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। हाँ लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है ना, और यहाँ पे लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है। बात समझ में आ गई ना? क्यों भाई, बात समझ में आई ना? यस सर। है ना, कि अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, रेजोनेंस में शामिल होगा, तो मतलब डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से सीधी सीधी एक बात समझ में आ गई कि एलिफेटिक अमाइंस आर बेटर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, उसके बाद एक दो बातें और बताऊंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन 1 मान लो। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। आपने एनालीन ले रखा है और उसके पैरा पोजीशन पे लगा रखा है आपने मिथाइल। फिर आपने सिर्फ एनालीन ले रखा है और फिर आपने एनालीन के पैरा पोजीशन पे लगा रखा है NO2। ठीक है, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, ग्रुप का नेचर देख 1 लेना। 2 और 3। मतलब इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? फर्स्ट वाला। रीजन क्या हो जाएगा बेटा? अगर आप NO2 मतलब अगर आप ग्रुप के नेचर की बात कर रहे हैं तो CH3 कैसा ग्रुप है आपका? प्लस HC। प्लस आई पर कॉन्जुगेशन और प्लस आई लगाएगा, मतलब ये क्या करेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन देगा। और कैसे देगा ये? इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू। तो क्या आप ये बोलोगे कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ये? बोलो, अपने इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यस बढ़ाएगा। सर। और अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो कैसा बेस होगा? बेटर बेस होगा, Kb भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ये कैसा ग्रुप है आपका? ERG। ठीक है, अगर NO2 की बात करें तो दिस इज -I एंड -M। और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वीकर बेस। ठीक है भाई, तो क्या होना चाहिए ऑर्डर अपना? यही ऑर्डर होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए ये ऑर्डर होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ, अगर इस बात को जनरलाइज करके लिखूं मैं तो क्या लिखना चाहिए मेरे को? अगर इसको जनरलाइज करके लिखता हूँ इस बात को, तो बोलो, इस बात को अगर मैं जनरलाइज करके लिखता हूँ तो क्या लिखना चाहिए मेरे को? कि अगर हम केबी की बात करें, और चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जगह कम है यहाँ पे। ये हो गया ये?
क्यों बेटा, हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो तो मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मेरे को, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनाना चाहिए कि अगर एनालीन पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है, अगर एनालीन पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है, कैसा ग्रुप लगा हुआ बेटा, EWG सॉरी ERG, कौन सी पोजीशन पे वो लगा हुआ आपकी, मतलब ऑर्थो मेटा या पैरा पे, तो क्या होना चाहिए, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना, इंक्रीज। है ना, किससे ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल एनालीन से, है ना, अनसब्स्टिट्यूटेड एनालीन से। और अनसब्स्टिट्यूटेड एनालीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, जब आपने कोई ग्रुप कहाँ पे लगा रखा है, जब आपने कोई ग्रुप कहाँ पे लगा EWG। रखा है, हाँ EWG ग्रुप आपने कहाँ लगा रखा है, ऑर्थोमेटा या पैरा पे, ऑर्थोमेटा पैर। ठीक है भाई। अच्छा लेकिन देखो मैं यहाँ पे ऑर्थो को गायब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑर्थो को गायब कर दिया ERG में, ठीक है। जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो जैसे मैंने बेंजोइक एसिड के केस में मैंने गायब कर दिया था ना ऑर्थो पोजीशन पे से, आपको याद होगा बेंजोइक पोजीशन, बेंजोइक एसिड के केस में भी मैंने ऑर्थो वाला ग्रुप यस गायब सर। कर दिया था ना, ठीक है। तो वैसा ही मैं यहाँ पे गायब कर रहा हूँ ना। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर अगर एनालीन में कोई ग्रुप है और वो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है ना, चाहे वो EWG हो चाहे वो ERG हो, ठीक है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, किससे, एनालीन से। तो बताओ यहाँ पे बात कुछ अलग है ना, देखो ERG अगर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी ना, हाँ या ना, अगर ERG अगर है ऑर्थो पे भी अगर लगा हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, हाँ या ना बोलो, यस सर। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना, आप चाहो तो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं एक्सेप्शन की तरह, यहाँ पे आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो ग्रुप है आपका वो बल्की है, बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कम हो गई, है ना, अब तक तो सब कुछ सही लग रहा था, है ना, अगर ERG हम लगाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, ऑर्थो हम पे लगाओ चाहे मेटा पे लगाओ चाहे पैरा पे लगाओ, लेकिन अगर ऑर्थो पे ERG लगाया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो ये क्या चक्कर है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो जरा रीजन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रीजन का सर नाम जरूरी है है, ग्रुप बल्कि होना चाहिए। हाँ रीजन, हाँ ग्रुप बल्कि होना चाहिए ना, मतलब आप ज्यादातर ग्रुप को बल्कि की तरह ट्रीट कर लेते हो, है ना, ठीक है। अब ये नहीं है कि मतलब तुमने मतलब यहाँ पे वो लगा रखा हो, है ना, चलो ठीक है, छोड़ो, बता दूंगा बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं ना। तो रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन का नाम है स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, है ना, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं SIP, है ना, SIP। क्या मतलब है इसका, तो देखो मतलब ये है कि आपने एनालीन पे क्या लगाया, एनालीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रखा है आपने, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा रखा है, एक बल्कि ग्रुप लगा रखा है। बताओ अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा इसका, सबसे पहला काम क्या होगा, वाटर के अंदर जो H+ लोन प्रेजेंट पेयर होगा, देना। हाँ उसको अपना लोन पेयर दे देगा ये, और मुझे बताओ ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा अपना, कैटायन बना लेगा, क्यों भाई, कैटायन बना लेगा। और मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था कि अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा रिजल्टेंट कैटायन का, अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा रिजल्टेंट कैटायन का, तो क्या आप ये बोलोगे कि कैटायन आपका स्टेबल होगा, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना, होल्ड करो।
हाँ भाई, हाँ तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा रिजल्टेंट कैटायन का, इफ सॉल्वेशन ऑफ रिजल्टेंट कैटायन, सॉल्वेशन ऑफ रिजल्टेंट कैटायन इंक्रीजेस, तो क्या आप ये बोलोगे कि जो रिजल्टेंट कैटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, हाँ या ना? बोलो, बताया था ना Yes, आपको sir. कि Yes. स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट कैटायन भी Yes, इंक्रीज sir. हो जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी रिजल्टेंट कैटायन की इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो आपके पास शुरू में था, तो क्या आप ये बोलोगे कि बेसिसिटी बढ़ जाएगी इसकी? बोलो, बताया था मैंने आपको कि बेसिसिटी बढ़ जाएगी, जो शुरू में आपके पास बेस होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बनेगा, स्टेबल है। तो ये अगर मान के चलो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो स्टेबल है रिएक्शन उसकी तरफ ही तो जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी तो मतलब ये क्या होगा? ज्यादा लोन पे डोनेट करेगा, मतलब इट इज मोर बेसिक, और मोर बेसिक का मतलब के भी बढ़ रहा है। बात समझे? बात समझे क्यों भाई? Yes, sir. ठीक है, तो तुम बताओ, इसको इतना याद रख लेना कि मतलब अगर क्या कहते हैं, बेसिक मतलब अगर बनने वाला जो रिजल्टेंट कैटायन है वो स्टेबल है, तो आपका इनिशियल बेस जो होगा वो मोर बेसिक है। ठीक है, इतना याद रख लेना आप। ठीक है, तो मुझे बताओ, इसको स्टेबिलिटी कौन नहीं होने दे रहा? जो रिजल्टेंट कैटायन है उसका सॉल्वेशन कौन नहीं होने दे रहा? बताओ, यहाँ पे जो रिजल्टेंट कैटायन है उसका सॉल्वेशन, हाँ, Ortho group. ये जो ऑर्थो पे जो लगा हुआ ग्रुप है ना, ये क्या नहीं होने दे रहा है? ये सॉल्वेशन नहीं होने दे रहा ढंग से। ये जो है H2 को आने नहीं दे रहा, H2 को आने नहीं दे रहा, इधर H2 को आने नहीं दे पा रहा। तो आप मुझे बताओ कि अगर सॉल्वेशन कम होगा तो क्या होगा? सॉल्वेशन अगर कम होगा तो क्या होगा बताओ? सॉल्वेशन अगर कम होगा तो जो कैटायन है Stability. उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर उस कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है भाई? ठीक है, तो बस यही रीजन होता है। तो मुझे बताओ क्या हो रहा है कि जो जी ग्रुप है, जो जी ग्रुप है उसके बल्की साइज की वजह से क्या आप ये बोलोगे कि प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा? सॉरी, क्या आप ये बोलोगे कि मतलब सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा? ठीक है भाई, तो ये कहानी है बस। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? मैंने आपको पहले भी बताया था, इस इफेक्ट का नाम क्या था? इस इफेक्ट को हम क्या बोलते थे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है? आर ग्रुप की वजह से क्या मिल रहा है? स्टेरिक हिंट्रेंस। किसको? H2 Steric मॉलिक्यूल। hindrance. किसको मिल रहा है? H2 मॉलिक्यूल्स को। और जब भी स्टेरिक हिंट्रेंस मिलेगा H2 मॉलिक्यूल्स को, तो ये आपका एक बेस वीकनिंग इफेक्ट है, मतलब आपके रिजल्टेंट कैटायन को अनस्टेबल बनाएगा, देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब जब स्टेरिक हिंट्रेंस टू H2 बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो वही हुआ है ना? वही हुआ है कि ग्रुप जो है भले ही मतलब ERG होगा, लेकिन ये तो मतलब सॉल्वेशन नहीं कराने दे रहा। अगर सॉल्वेशन नहीं कराने देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अच्छा, बात समझ में आई है बेटा? क्या भाई? क्यों बेटा, ठीक है ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. क्या आगे बढ़ जाए? हो गया ये? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो, है ना, मैंने क्या किया, मैंने अब मैं हर एक पे मैंने सबसे पहले मैंने ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगाया, फिर पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगाया, फिर चलो मेटा कर लो, फिर मेटा पोजीशन पे मिथाइल लगाया, फिर पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगाया। ठीक है,
और फाइनली हमारे पास एनालीन है अनसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ABCD मान लो। चलो बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। और ये अभी आप पढ़ के ही आ रहे हो कि अगर ERG ग्रुप लगाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, सर CBDA। CBDA, हाँ करेक्ट है। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ क्या लगेगा क्या लगेगा यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा H2O मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा CH3 यहाँ पे क्या लगाएगा, है ना, ऑर्थो पोजीशन वाले पे तो देखना ही नहीं होता है ना, बेसिक प्लस इसमें क्या आई। लगाएगा, प्लस लगाएगा। यहाँ पे क्या लगाएगा, ये प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो मुझे बताओ किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी नाइट्रोजन पे, किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी नाइट्रोजन पे, सी वाले केस में, है ना। तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले C, फिर होगा B, फिर होगा D, और फिर होगा A। अभी मैंने बताया था ना कि एनालीन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है जब आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन होता है, बताया था मैंने अभी। बोलो, एनालीन ज़्यादा बेसिक होता है ना, अगर कंपेयर करो आप किसी एनालीन से जिसके ऑर्थो पे भी ग्रुप लगाओ, हाँ या ना, बताया था भाई अभी मैंने, बोलो। यस Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है ना। तो मतलब यहाँ से क्या समझ में आया इन शॉर्ट, है ना। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में वैसा ही दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने दे दिया CH3, वहाँ पे OH गलत लगा दिया मैंने, NH2। तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन बेटर बेस होगा, मुझे बताओ इन दोनों में कौन बेटर बेस है। ये तो अभी क्वेश्चन किया था ना, अभी हमने ऊपर ही किया ये क्वेश्चन। यस सर। कौन बेटर बेस है, सर बी वाला। बी वाला, है ना, जो सेकंड होगा, है ना। और अब देखो मैंने Ka लिख रहा हूँ, मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों में कौन बेटर एसिड है, इन दोनों में कौन बेटर एसिड है। फर्स्ट होगा। हाँ, तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर एनालीन के केस में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आता है एनालीन के केस में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आया ना, बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यस यस सर। ठीक है चलो एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा लिख लेना, है ना, कि व्हेन, अगर यहाँ पे एक तरह से आप इसको भी एक तरह से इसको भी आप ऑर्थो इफेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मतलब ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्कि ग्रुप आ गया है ना, तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। डिक्रीज। और ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो याद रखना है ना, ये Increase. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये दोनों ही। ठीक है, लॉजिक रीजन मैंने आपको सब बता दिए हैं, है ना, कि मतलब और जब अमाइंस में एरोमेटिक अमाइंस में ऑर्थो इफेक्ट आता है तो वहाँ पर सॉल्वेशन नहीं हो पाता। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट आया था, बेंजोइक एसिड के केस में जब ऑर्थो इफेक्ट आया था तो वहाँ पे SIP हो गया था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ
रेजोनेंस, सॉरी SIR हो गया था, ठीक है। तो ये सारी बात है क्लियर, बात समझ में आई? सर एक बार वो बता दो किन ग्रुप्स को हम बल्कि नहीं मानेंगे। सारे ग्रुप्स को ज्यादातर बल्कि मान के चलते हैं ना, ठीक है। सारे ग्रुप्स को आप बल्कि मान के ओके चलते सर। हो एक्सेप्ट OH। एक OH को हम बल्कि नहीं मानते हैं। और तभी तो मैंने क्या बताया था कि फिनॉल के केस में ऑर्थ इफेक्ट नहीं होता, बताया था ना मैंने, है ना। तो यस सर। OH को बल्कि नहीं मानना है ना। और एक ग्रुप और होता है, एक सेकेंड बता रहा हूँ, 2 ही ग्रुप होते हैं। OH को ही मान के चलो, है ना, OH पे ले लो बस। हो गया, आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता ही दिया है एरोमेटिक अमाइन। एक आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमाइन है वो कौन है? कौन है? एनालीन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमाइन है ना आपका। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही एक इकलौता एरोमेटिक अमाइन हो सकता है ना, और कौन कौन से एरोमेटिक अमाइन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो वो भी जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। तो कौन कौन से एरोमेटिक अमाइंस और हैं एनालीन के अलावा, ठीक है। तो पहला तो एनालीन हो ही गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है? तो दूसरा हमारा बेटा पिरिडीन, नाम शायद सुना होगा आपने, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो एक बार, ठीक है। ये होता है पिरिडीन, मतलब बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये है ना, क्या लग रहा है ये एरोमेटिक है ना, ये क्या लग रहा है बेटा, ये एरोमेटिक तो है ना ये। एरोमेटिसिटी कैसे पता यस चलती थी? 4n+2 होता था ना वो, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 होने चाहिए ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो आपका हकल रूल से मैच कर रहा है, तो एरोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर यहाँ पे कैसा होता है? तो लोन पेयर यहाँ पे होता है लोकलाइज्ड, लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज पिरिडीन, ठीक है। तीसरा देखो, एक नाम शायद सुना हो आपने, एक होता है आपका पायरोल, सुना है नाम पायरोल? यस सर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। बता बेटा, ये आपको कैसा लग रहा है? ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। जिन लोगों को एरोमेटिक नहीं निकालना आता, टेंशन ना लो, आगे चलकर मैं एक पूरी यूनिट पढ़ाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम से, वहां पे बता दूंगा मैं एरोमेटिसिटी वगैरह। तो ये भी आपका एरोमेटिक है, ठीक है। सर बस एक बार बता दो लोन पेयर को कब कंसीडर करते हैं या नहीं करते। देख यहाँ पे तो देख सीधे सीधे नजर आ रहा है ना, (4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स). देख यहाँ पे तो देख सब सीधे सीधे नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल लग रहा है क्या? देख पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन यस पेयर। सर। तो जब लोन यस पेयर रेजोनेंस में शामिल होता है ना, तब उसको 4n+2 में कंसीडर करना है, समझ रहा है मेरी बात? तो जब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा तो 4n+2 में यस कंसीडर सर। करना है उसको, ठीक है। तो देख यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ओके सर। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बता, पायरोल के केस में? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन, 6। ठीक है। और ऊपर देख लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं है, लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे ना, 8 तो नहीं होंगे ना? 6। 6 होंगे यस ना, सर। 8 नहीं होंगे नो ना। सर। लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो ये है कहानी, है ना। तो पाइरोल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मान के चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ,
ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है और ये बड़ा आसान है। अब आपके लिए क्वेश्चन कि मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया पायरोल और पेरिडीन में कौन बेटर बेस है? आंसर क्या होगा? पायरोल और पेरिडीन में कौन बेटर बेस है? आंसर क्या हो सर जाएगा बेटा? पेरिडीन। Pyridine. पेरिडीन है ना, क्यों? क्योंकि लोन पेयर कैसा है उसका? Pyrid- लोकलाइज्ड। लोन पेयर कैसा है? Localized. लोकलाइज्ड है ना। हाँ, लोन पेयर डोनेशन यहाँ पे बेटर होगा, यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो लोन पेयर देना मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये काम तभी हो सकता है जब आपको स्ट्रक्चर वगैरह पता हो इनके, है ना। वरना स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर तो ऐसे ही है कि फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, डन। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एलिफेटिक अमाइन पढ़ लिया हमने, एरोमेटिक अमाइन पढ़ दिया हमने, तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा बताया था? एमाइडीन। एमाइडीन्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एमाइडीन्स से, आगे बढ़े। हो गया ये सबका? क्या बेटा, डन? यस सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा विद एमाइडीन्स। ठीक है, एमाइडीन्स। एमाइडीन्स का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैं दोनों नाइट्रोजन के बारे में जानकारी लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बताओ क्या जानकारी है यहाँ पे? बताओ लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड पहले नाइट्रोजन में। सर लोकलाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। दूसरे केस में देखें तो लोन पेयर कैसा है बेटा? डीलोकलाइज्ड। हाँ या ना, बोलो। पाई सिग्मा यस लोन पेयर सर। ना, है ना, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। उसके आगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp2 हो जाएगी। मैंने बताया था कि जब लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। क्यों भाई? कई बार बता चुका हूँ ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो मुझसे एक बार कि सर ये बात है क्या, है ना, फिर से एक बार बता दो। ठीक है, लेकिन अगर आ गई है तो हाँ बोलो। क्यों भाई? आप बोलोगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। आगे सर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मतलब एमाइडीन जो होते हैं उनके अंदर दो बेसिक सेंटर है। पहले को मैं एक्स मान लेता हूँ, दूसरे को वाई मान लेता हूँ। तो मुझे बताओ कौन ये इसमें बेटर बेस है? कौन सा सेंटर बेटर बेस की तरह काम करेगा? कौन सा सेंटर बढ़िया लोन पेयर सर डोनेशन करेगा? एक्स। एक्स वाला, एक्स। क्योंकि एक्स पे लोन पेयर सर लोकलाइज्ड है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, है ना। ओके, ठीक, यही बताना था आपको, है ना। अब एमाइडीन की ही जैसे मतलब मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो मुझे बताओ जो आपका फॉर्मिक एसिड है बेटा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का भी पार्ट है ना? हाँ या ना? जो फॉर्मिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का ही पार्ट है ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो यस इसी तरह से सर। इसकी एमाइडीन फैमिली का ही पार्ट होता है एक, नाम होता है ग्वानिडीन। नाम होता है ग्वानिडीन। ठीक है, मतलब इसका फैमिली का तो पार्ट नहीं होता, आप इसको ये बोल सकते हैं ग्वानिडीन इज एमाइडीन डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज ग्वानिडीन। ग्वानिडीन होते क्या है? देखो जहां पे आपने आर लगा रखा है ना वहां पे NH2 लगा दो बस। ठीक है, ग्वानिडीन मिल जाएगा आपको। क्या बेटा, समझ में आ गया? क्यों भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस इज यस ग्वानिडीन। सर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बेसिस है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बेसिस हैं, ऑर्गेनिक बेसिस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग या वीक? ऑर्गेनिक बेसिस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक होते हैं। वीक। तो जितने भी वीक बेस होते हैं ना उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये। तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो
जितने भी नाइट्रोजनस बेस होंगे जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होगा उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ग्वानिडीन। ठीक है, चलिए बताओ जरा लोन पेयर के बारे में कहानी जरा बताओ, है ना। वाई वाले में क्या है लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड, है ना, sp2। एक्स वाले में लोन पेयर लोकलाइज्ड sp2। ठीक है, जेड वाले में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड sp2। हाँ या ना, बोलो, करेक्ट है ये बात। यस सर। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या होगा, बताओ इनमें एक्स वाई जेड में सबसे बेटर बेस कौन सा होगा, सबसे बेटर बेसिक सेंटर कौन सा होगा। y equal to z greater than तो एक्स वाला सबसे बढ़िया होगा ना, बोलो, एक्स पे लोन पे लोकलाइज्ड है तो सबसे बेटर बेसिक सेंटर होगा ना वो, आया ना, बोलो बेटा। एक्स पे अगर लोन पे लोकलाइज्ड है तो वो आसानी से लोन पे डोनेट कर देगा ना, एक्स बेटर होगा Yes. ना। यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्वानिडीन, है ना। एक सेकंड, ठीक है, तो याद रखिएगा ग्वानिडीन, है ना। स्ट्रक्चर वगैरह याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो ग्वानिडीन जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एमाइडीन से। यहाँ पे लिख ही दिया वैसे भी मैंने, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस। डन बेटा, हो गया। Yes sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, एक दो क्वेश्चन करा दें, बाकी लोग हो गया, आगे बढ़े। Yes sir. यस सर। है ना, एक क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा टाइप समझ में आ जाए एक बार। ठीक है, तो मुझे बताओ जो मैंने फर्स्ट बनाया है आप इसको क्या बोलोगे, ये अमाइडीन जैसा ही लग रहा है ये, बोलो, एमाइडीन टाइप का लग रहा है जो मैंने पहला बनाया है, हाँ या ना। यहाँ पे आपने आर की जगह क्या रख Yes रखा है, sir. यहाँ पे आपने आर की जगह क्या रख रखा है, CH3। तो मुझे बताओ आप इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट वाले को आप क्या बोलोगे, एमाइडीन डेरिवेटिव, बोलो। आर की जगह आपने CH3 रखा है तो आप इसको क्या बोलोगे, एमाइडीन डेरिवेटिव। Yes sir. ठीक है, सेकंड वाले को देख के बताओ कैसा लग रहा है ये, Sir guanidine. ग्वानिडीन नहीं है, ग्वानिडीन डेरिवेटिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के मैंने CH3 लगा दिया, हो सकता है मैं दोनों हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दूं या दोनों हाइड्रोजन हटा के इथाइल लगा दूं, तो समझा ना मेरी बात। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्वानिडीन हो सकते हैं ना, तो Yes. दिस इज ग्वानिडीन डेरिवेटिव, दिस इज ग्वानिडीन डेरिवेटिव, और फर्स्ट वन इज एमाइडीन डेरिवेटिव, फर्स्ट वन इज एमाइडीन डेरिवेटिव। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो 2 डिग्री है, कैसा अमाइन है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक अमाइन है, बात खत्म। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा इनमें, सबसे बढ़िया बेस कौन होगा इनमें। Second sir. तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ग्वानिडीन डेरिवेटिव, फिर एमाइडीन डेरिवेटिव, और First. फिर Am एलिफेटिक। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्यों बेटा कर लोगे ये।
इस तरह से। बेटा सर एक बार बताएंगे कि डेरिवेटिव किनको कहते हैं? मेरे को एक बात बता। देख, मीथेन है, मीथेन है, तूने क्या किया? यस सर। यहाँ पे तूने हाइड्रोजन हटाया, ये हाइड्रोजन हटाया, ये वाला हाइड्रोजन इसको हटाया और इसकी जगह Cl लगा दिया। तो मुझे बताइए क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड? क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। तो मुझे बता, ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये तूने किससे बनाया है, किससे डेराइव किया है? मीथेन से। ये जो मिथाइल मीथेन। क्लोराइड है तूने किससे डेराइव किया है? मीथेन से। तो मिथाइल क्लोराइड क्या बोला जाएगा? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। आया ना? इट इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। यस सर। इसी तरह से दूसरा केस देख, यस सर। ओके। है ना? बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो इसी तरह से देख, यस हमने सर। यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, तो देख यहाँ पे NH2 होता था, यहाँ पे ऐसे होता था NH2। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन हटा के क्या ले आए, एक हाइड्रोजन हटा के क्या ले आए? मिथाइल। CH3। है ना? हो सकता है हम मिथाइल के बजाय क्या लेके आ सकते थे, इथाइल भी ला सकते थे, है ना? हो सकता है एक हाइड्रोजन क्यों हटाओ, दोनों ही हाइड्रोजन हटा दो, दोनों हाइड्रोजन हटा के ही क्या ले आओ, इथाइल ले आओ या मिथाइल ले आओ। वो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्वानिडीन डेरिवेटिव। क्वानिडीन डेरिवेटिव। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, समझियो ना। डन बेटा, आगे बढ़े, हो गया ये सबका? ठीक है, चलिए देखो, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ आपको खुद से सोचना होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चलो करो, है ना? जो जिसका डेरिवेटिव हो वो ही। फर्स्ट को देख के क्या लग रहा है, कंपेयर करना। सर क्वानिडीन डेरिवेटिव। ग्वानिडीन डेरिवेटिव है बेटा, सबको नजर आ रहा है कि ग्वानिडीन डेरिवेटिव है फर्स्ट वाला? क्यों भाई? यस सर। ठीक है, तो दिस इज ग्वानिडीन डेरिवेटिव, दिस इज ग्वानिडीन डेरिवेटिव। सेकंड वाला क्या? सेकंड वाला इज एमाइडीन डेरिवेटिव। क्यों भाई, नजर आया ये? एमाइडीन डेरिवेटिव है। क्यों भाई? क्या बेटा, नजर आया? एमाइडीन डेरिवेटिव है ये, यस सर। है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन हट के एक ऐसे चेन लगा दी है और आर की जगह भी एक चेन लगा दी है ना, समझ रहे हो ना? इस तरह से डेवलप हुआ है एमाइडीन डेरिवेटिव।
ये थर्ड क्या है आपका? एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक। एलिफेटिक अमाइन। ठीक है। और ये आपका क्या लास्ट वाला? एमाइड। एमाइड है नहीं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, इस फंक्शनल ग्रुप को एमाइड बोलते थे ना। यस यस सर। ठीक है, तो बताओ बेटा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का? 1 2 3 बिल्कुल सही, सर 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो जो ये ऑर्डर आ रहा है ना अपना, वैसा ही ऑर्डर आता है जनरली, है ना। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? गुआनिडीन डेरिवेटिव। फिर उसके बाद बोलो। एमाइड डेरिवेटिव। एमाइडीन डेरिवेटिव। फिर उसके बाद एलिफेटिक एलिफेटिक। अमाइन। हाँ, अगर हम एमाइड। जितने भी हमने पढ़े हैं, अगर मैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले होगा गुआनिडीन या उसका डेरिवेटिव, तो गुआनिडीन डेरिवेटिव। फिर उसके बाद होगा एमाइडीन डेरिवेटिव। फिर उसके बाद होगा एलिफेटिक अमाइन। और मुझे बताओ एलिफेटिक अमाइन किससे ज्यादा बेसिक होते थे? तो अभी आपने खुद बताया था कि वो बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमाइन से, बताया था आपने। एलिफेटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। यस सर। और एरोमेटिक अमाइन जो है वो मतलब स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमाइड से, है ना। अमाइड जो होते हैं सबसे वीकेस्ट बेस होते हैं, ठीक है। अमाइड आर वीकेस्ट बेस। तो ये है हमारा, है ना, ये जो पूरी कथा है ना, ये जो पूरी कहानी है वो ये है हमारी, है ना, बेसिसिटी के ऊपर, है ना, नाइट्रोजनस बेसिस की ये कहानी है पूरी। क्यों भाई, बात समझ में आई है यहाँ तक? यस। ठीक है, चलो, है ना। आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या बेटा? डन। यस सर डन। ठीक है, चलो अब जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। एक तरह का आइसोमेरिज्म रह गया था आपको, ये अगर याद हो तो, टोटोमेरिज्म। और ये मैंने बोला था कि मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो टोटोमेरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड है ना, जिसका नाम है इथाइल एसिटो एसीटेट, है ना, इथाइल एसिटो एसीटेट। ठीक है, तो मतलब कुछ 100 साल पहले इसका स्ट्रक्चर वगैरह पता नहीं था किसी को कि इथाइल एसिटो एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मतलब दो कंट्री थी, दो कंट्री में दो ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट थे। जो पहला ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था उसने बोला कि इथाइल एसिटो एसीटेट के अंदर एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था उसने बोला इसके अंदर एस्टर तो है लेकिन इसके अंदर कीटो नहीं है, इसके अंदर अल्कीन है और एल्कोहल है, ठीक है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो या तो उसका ये स्ट्रक्चर सही हो सकता है या ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर सही हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कैसे सही हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तीसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, उसने बोला कि ठीक है तुम सारे अपने एविडेंस हमारे पास लाओ, है ना। उसके बिहाफ पे उन्होंने ये बोला, जो तीसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि ये जो इथाइल एसिटो एसीटेट है इसके अंदर एस्टर और कीटो ग्रुप भी है और इसके अंदर एस्टर और अल्कीन और एल्कोहल ग्रुप भी है। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि या तो एक सेट होगा या तो दूसरा सेट होगा, दोनों सेट कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इथाइल एसिटो एसीटेट है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने इथाइल एसिटो एसीटेट बनाया, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको? बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? बोलो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर, सर ईस्टर और कीटोन। एस्टर और कीटो,
यस है ना। सर। तो यहाँ पे जो फर्क आ रहा है वो किसकी से आ रहा है, कीटो ग्रुप अलग से आ रहा है ना। तो अगर इथाइल एसिटो एसिटेट ऐसा है तो फिर दूसरे वाले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो साइंटिस्ट ने ये बोला, जो थर्ड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था उसने ये बोला कि भाई ऐसा है कि दो स्ट्रक्चर हैं इथाइल एसिटो एसिटेट के, और वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। वो दोनों आपस में कहाँ हैं, वो दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आई है। मतलब अगर कंटेनर के अंदर इथाइल एसिटो एसिटेट रखा हुआ है तो मुझे बताओ कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, बताओ कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दोनों या दोनों फॉर्म, बताओ सर। कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट दोनों। करेंगी ना। हाँ, तो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी तो फिर क्या कहते हैं, एक तरह से दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आई है यहाँ तक, बात समझ में आई है। तो मुझे बताओ ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, और कौन सा है, एस्टर और अल्कोहल। हाँ तो बेटा एल्कोहल नहीं है, एस्टर है, और क्या है, डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हो, इन, और अल्कोहल के लिए क्या लगाते हो, ऑल। तो बेटा ये क्या बोली जाती है, और इथाइल एसिटो एसिटेट की ये सेकंड वाली क्या बोली जाती है, इनॉल फॉर्म, और फर्स्ट वाली क्या बोली जाती है, कीटो फॉर्म। ठीक है, एस्टर तो दोनों में ही है तो उसका इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात समझे कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के नाम कहाँ से आए, ये समझ में आया कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के नाम कहाँ से आए। ठीक है, तो इथाइल एसिटो यस सर। Yes, एसिटेट, sir. इथाइल एसिटो एसिटेट की एक फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म और दूसरी फॉर्म को बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो इन इस वजह से क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन में, ऑल इस वजह से क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप है, कीटो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर तो दोनों में ही है तो ठीक है, एस्टर दोनों में है। ठीक है, अब ये बताऊंगा कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले ये तो समझाऊं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज टॉटोमेरिज्म, दिस इज टॉटोमेरिज्म। यहां तक बात समझ में आई है, बोलो, यहां तक बात समझ में आई है। यस सर। तो मुझे बताइए कि ये जो कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है इनमें रिलेशनशिप होता है, ये बोले जाता है टॉटोमर्स। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इनॉल फॉर्म और क्या कीटो फॉर्म के दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख के बताओ, बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना दोनों के। यस सर। तो हमें क्या लिखना चाहिए बेटा कि टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, two compounds having same molecular formula in two different forms, which are ये दोनों फॉर्म क्या है एक दूसरे में, which are interconvertible, आया ना, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, तो which are interconvertible, then these two forms are known as, then these two forms are known as tautomers, and the phenomena is known as tautomerism, and the phenomena is known as tautomerism। अच्छा ये समझ में आया कि आइसोमेरिज्म क्यों है, ये बात समझ में आई है कि आइसोमेरिज्म क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ गया, वही वाली लाइन आ गई कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, ये लाइन हमारी कहाँ पे रिपीट हो रही थी, आइसोमेरिज्म में ना, बताओ। ठीक है, तो these two, यस। therefore the tautomerism is a type of structural isomerism, है ना, ये स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। ठीक है, देखो एक बार क्या कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप कीटो है और एक बार फंक्शनल ग्रुप इनॉल है। ठीक है, अच्छा मन में ये सवाल नहीं आता आपके कि अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो इनको फंक्शनल आइसोमर बोलना चाहिए, बोलो, पढ़ाया था ना आपको, फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ाए थे ना आपको, क्यों भाई, Yes, sir. यस सर। आपको फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ाए थे ना। तो अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए,
फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होने चाहिए, ये टॉटोमर्स क्यों बोले जा रहे हैं? मन में ये सवाल तो आता है ना। ठीक है, तो मैं जरा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, है ना। ये हो गया क्या, सबने कॉपी कर लिया क्या? सर 1 मिनट। कर लो। ठीक है, इस सवाल को याद रखना है ना, अभी हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे कि मन में ये सवाल तो आता है आंसर कि हो गया। भाई, है ना। ठीक है ना, अभी इस सवाल को डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी मैं थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह और लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है ना, कि मतलब जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जो 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। एक हाइड्रोजन कहाँ होता है, वो आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है जो कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से हट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। देखो हाइड्रोजन एक कम हो गया ना, देखो हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया ना, हाँ या ना, देखो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, उसकी उसमें क्या होता है कि मतलब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। कौन से वाले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है? ये जो बीच में जो हाइड्रोजन है ना, इसकी शिफ्टिंग होती है टॉटोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग, अभी बताऊंगा रीजन क्या होता है। तो लिख सकते हैं कि वो टॉटोमेरिज्म क्यों होता है, कि it arises due to shift of atoms। 99% केस के अंदर वो एटम हाइड्रोजन होगा, मोस्टली हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H प्लस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर भगता है हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ हाइड्रोजन का और क्या नाम होता है? H प्लस को हम और क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन। हाइड्राइड। नहीं, हाइड्राइड H माइनस को बोलते हैं बेटा, हाइड्राइड बोलते हैं H माइनस को। ठीक है, H प्लस को हम बोल देते हैं प्रोटॉन। हाँ यस। ठीक है, ठीक है, तो क्या आप ये बोलोगे कि हाइड्रोजन के मतलब H प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है, तो देयरफॉर टॉटोमेरिज्म का एक और नाम होता है प्रोटोट्रॉपिज्म। प्रोटोट्रॉपिज्म, तो प्रोटोट्रॉपिज्म मतलब समझ में आया कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है, H प्लस की शिफ्टिंग हो रही है, तो नाम प्रोटोट्रॉपिज्म क्यों आया? क्योंकि H प्लस की शिफ्टिंग हो रही है ना। तो टॉटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे दिमाग में एक सवाल ये है कि मतलब हम इनको फंक्शनल आइसोमर्स क्यों नहीं बोल रहे, हम इनको टॉटोमर्स क्यों बोल रहे हैं? क्यों भाई, सबके मन में ये सवाल है? यस सर। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े। यस सर डन। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मान के चलो मेरे पास कोई अल्कोहल है। ठीक है, मेरे पास कोई अल्कोहल है। ठीक है, और दूसरा क्या है? ईथर है। तो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप होगा? फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप होगा? फंक्शनल आइसोमर। हाँ, सर तो फर्स्ट एंड आइसोमर। सेकंड आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर एफ आई मतलब फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो क्या आप ये बोलोगे कि मतलब फर्स्ट और सेकंड में भले ही क्या आया है, किसका चेंज आया है? फर्स्ट और सेकंड में किसका चेंज आया है? फर्स्ट और सेकंड में किसका चेंज आया है? बोलो। फंक्शनल ग्रुप का चेंज आया है, लेकिन ये दोनों किसमें नहीं है? ये दोनों किसमें नहीं है बताओ? ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें नहीं है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में नहीं है। बात समझ में आई है? तो टॉटोमर्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का तो चेंज आता ही आता है, साथ के साथ दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं एक दूसरे के साथ? इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? क्यों भाई, लॉजिक समझ में यस आया? सर। ठीक है, तो ये कहानी है ना, तो लिखवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक लाइन लिखवा देता हूँ कि जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड, उनका क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर्स है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हाँ या ना? बोलो। फर्स्ट को कोई लेना देना नहीं है ना सेकंड से, हाँ या ना? बोलो।
फर्स्ट को कोई लेना देना नहीं ना सेकंड से, ठीक है। वेयर एज यस टॉटोमर्स के अंदर क्या होता है, टॉटोमर्स के अंदर क्या होता है, टॉटोमर्स कैसे होते हैं, जो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म थी वो कैसी होती है बेटा, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, हाँ या ना, बोलो, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। तो ये फर्क होता है ना, इट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल आइसोमर्स एंड टॉटोमर्स, है ना। जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होंगे वो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे, वो दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स में जो दो डिफरेंट आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे, है ना, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस why they are why the keto form and enol form are called as tautomers, not functional isomers, ठीक है। चलो, एक ही टाइप का टॉटोमेरिज्म है जो बहुत फेमस है ना, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना, जिसकी थोड़ी सी झलक तो मैं आपको अभी पीछे दे चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा काम और बाकी है, ठीक है। क्यों भाई, डन, सर यस सर। ठीक है। तो मैं एक ही टाइप का टॉटोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि टॉटोमेरिज्म और भी कई सारे तरह के होते हैं ना, लेकिन एक ही जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसपे मतलब मेरे हिसाब से अगर 100 बार अगर टॉटोमेरिज्म पे क्वेश्चन आया होगा तो 99 टाइम्स क्वेश्चन जो है कीटोनॉल पे पूछा गया है ना, तो वही पढ़ा देता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। टाइम होता तो मैं और भी टाइप के टॉटोमेरिज्म पढ़ाता, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कंडीशन लिखवाऊंगा कि जहाँ पे कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और बातें डिस्कस करता हूँ। पहले मेरे को एक बात बताओ कि क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में ये पढ़ा था कि एक्स डबल बॉन्ड वाई ग्रुप से, एक्स डबल बॉन्ड वाई ग्रुप के बगल में, एक्स डबल बॉन्ड वाई ग्रुप के बगल में जो sp3 कार्बन होता है उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, हाँ या ना, हमने पढ़ा था ये हाइपर कॉन्जुगेबल H है ये, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मान के चलो ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल गया, अगर मान के चलिए ये जो हाइड्रोजन है वो H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो मुझे बताओ कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन वो नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ या ना, बोलो। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो सिंस बनने वाला जो आपका एनायन है, आगे चल के जो बनने वाला आपका एनायन है, तो सिंस एनायन इज स्टेबल, तो एनायन फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है टॉटोमेरिज्म के केस में। तो कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन वही है कि अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसके एडजेसेंट C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कीटो ग्रुप लगा हुआ है। कीटो ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर नजर से देखो तो क्या बोल सकते हो आप, एक्स डबल बॉन्ड वाई बोल सकते हो ना, बताया था ना मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, क्यों भाई, ठीक है। तो ये यस sp3 सर। हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एक देखो टॉटोमेरिज्म की क्या कंडीशन है, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक कार्बन है, उस पर कम से एक कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए और वो कीटो ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, तो टॉटोमेरिज्म करेगा, ठीक है, वो टॉटोमेरिज्म करेगा, ठीक है, वो टॉटोमेरिज्म करेगा। ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। और वो टॉटोमेरिज्म करके क्या बना लेगा, वो इनॉल, ठीक है। बताइए क्या होगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है।
इसका डेरिवेशन मैं आपको अभी आगे चल के बता दूंगा ना, ये आपका फाइनली ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ये है, देखो समझ जाओगे या इसको लिखूं मैं, कंडीशन को लिखूं या समझ जाओगे, बोलो बेटा, समझ जाओगे, समझ जाओगे ना। मेरे को ऐसे करके लाइन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि इफ एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज एडजेसेंट टू कीटो ग्रुप देन टॉटोमेरिज्म टेक्स प्लेस। नो सर। है ना, ये सब समझ जाओगे ना, ये ना प्लीज बेटा, है ना, समझ जाना इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि ये बताना ही पड़ेगा, है ना, कि इफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, if sp3 hybridized carbon with at least one hydrogen is distant मतलब दूर है, then it must be in conjugation with keto group, then it must be in conjugation। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, अब ठीक आ रही है, then it must be in conjugation with keto group। अब ठीक है, सर हो रही है यस मेरी। सर। बेटा मेरे को लग रहा है तेरा थोड़ा सा नेट स्लो हो गया। बाकी लोगों को बेटा ठीक आ रही है क्या, बाकियों को भी ब्रेक हो के सुनाई दे रही है? सर ठीक है। ठीक है ना। तो देखो करना क्या है आपको, कि देखो आपको अगर मान के चलो कि कोई कार्बन है, ठीक है, और ये दूर है, किससे दूर है, कीटो ग्रुप से दूर है, ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है, ठीक है। देख रहे हो ना आप, कि देखो आप देखो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस पे कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो कीटो ग्रुप के एडजेसेंट नहीं है। देखो ये कीटो ग्रुप के एडजेसेंट नहीं है ना, हाँ या ना, बोलो। यस सर। एडजेसेंट नहीं है ना, लेकिन ये भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट Yes. कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे, देखो, तो देखो यहाँ पे आपको मैं जरा थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो तीनों हाइड्रोजन है, तो मैं जरा समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकला, कैसे निकलेगा, किसके फॉर्म में निकलेगा, किसके फॉर्म में निकलेगा आपका, H प्लस के फॉर्म में। H+ के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, रेजोनेंस में शामिल है ना, यहाँ रेजोनेंस में शामिल है यहाँ पे, तो क्या होगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना, पाई सिग्मा नेगेटिव है ना, बोलो। यस सर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है ना, आपने शुरू में देखा था कि हाइड्रोजन निकाला था, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो वाला हाइड्रोजन जो शुरू में निकला था, है ना, वो उसको ऑक्सीजन पकड़ लेगा और क्या बना लेगा, उसको पकड़ के ऑक्सीजन क्या बना लेगा, है ना, OH और R। तो बेटा लग रहा है कि आपको इनॉल बन गया ये, देखो, और शुरू में ये क्या था, कीटो। यस सर। ठीक है, तो ये होता है। तो घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली ये होता है कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पर पहुंच जाता है। देखो, हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन पर पहुंच गया ना, हाँ या ना, बताओ, ऑक्सीजन पर पहुंच गया ना, यस बोलो। सर। तो जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन में पहुंच जाएगा, है ना। तो अगर ऑक्सीजन में पहुंच जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ टोटोमेरिज्म हो गया है, ठीक है। तो जरा इधर देखो, नीचे वाले केस में देखो, तो मुझे बताओ, बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा। तो देखो हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म पे,
तो कार्बन पे क्या आएगा बताओ, कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करके क्या आप बोलोगे इस वाले कार्बन पे पहुंच जाएगा, हाँ या ना, इस वाले कार्बन पे पहुंच जाएगा, और फिर वो रेजोनेंस करके फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा बताओ, ऑक्सीजन पे, हाँ या ना, बोलो। फिर वो रेजोनेंस करके कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो रेजोनेंस करके कहाँ पहुंच जाएगा, फाइनली ऑक्सीजन पे। और अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहुंच गया तो हो गया टॉटोमेरिज्म, बोलो हो गया ना टॉटोमेरिज्म, बोलो टॉटोमेरिज्म हो गया ना अपना, ठीक है भाई। यस सर। तो बस यस सर। तो मैंने आपको क्या कहानी लिखवाई है, मैंने कहानी ये लिखवाई है कि अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पर कम से कम एक हाइड्रोजन है और वो कीटो ग्रुप के एडजेसेंट नहीं है ना, दूर है कीटो ग्रुप से, तो तब भी वो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। किस कंडीशन में, कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन हटने के बाद जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन करते करते कहाँ पहुंच जाना चाहिए, ऑक्सीजन पे। ओके, वो कॉन्जुगेशन करते करते कहाँ पहुंच जाना चाहिए, ऑक्सीजन पे। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है बेटा, यस सर। ठीक है। तो मुझे Yes, बताओ sir. हमारा यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, बोलो। देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा बताओ, ऐसे डबल बॉन्ड बना होगा, क्यों भाई, क्यों, यहाँ पे हुआ होगा, कार्बन पे नेगेटिव आया होगा, यस सर। फिर ऐसा रहा होगा, और फिर क्या हुआ होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। तो बताओ क्या हो गया होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो गया होगा बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया होगा। अच्छा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो ये जो हाइड्रोजन है जो निकला था, ऑक्सीजन उसको पकड़ लेगा और क्या ले आएगा अपने ऊपर, अपने ऊपर क्या ले आएगा बेटा, OH, हाँ या ना, बोलो, OH ले आएगा। तो देखो बन गई क्या हमारी इनॉल यस फॉर्म, सर। हमारी क्या बन गई इनॉल फॉर्म, कौन सी फॉर्म से, कीटो फॉर्म से। तो बेटा बात समझ में आई है ना, टॉटोमेरिज्म समझ में आ रहा है ना, कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा और क्या होता है, ये सब बातें समझ में आई, यस सर। ठीक है। चलिए, ठीक है। एक मतलब 2 मिनट की चीज रह गई है, ठीक है, हार्डली 2-4 मिनट की चीज रह गई है एक, है ना, उसके बाद बस टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। मैं बस आपको हेडिंग पढ़वा देता हूँ ना, हार्डली मेरे को 5 मिनट लगेंगे नेक्स्ट क्लास में टॉटोमेरिज्म पूरा खत्म करने में, ठीक है, ठीक है। हेडिंग बेटा डाल लेना आप लास्ट, बेटा माइक ऑफ कर लो ना, माइक ऑफ कर ले भाई, कौन है, ठीक है। हेडिंग डाल लेना आप बेटा इनोलाइजेबल H, ठीक है। बस ये मेरे को हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे इसे समझाने में, स्वीट ऑटोमेरिज्म खत्म। यहाँ तक बात सर समझ में इनको आई हम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल सकते? इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस वजह से नहीं बोल सकते क्योंकि रेजोनेंस के अंदर जैसे हम बात करें क्या कहते हैं, जैसे कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म को तू रेजोनेंस बोलना चाह रहा है ना, हाँ या ना, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म को यस रेजोनेटिंग सर। स्ट्रक्चर बोलना चाह रहा है ना, तो देख इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस वजह से नहीं बोल सकते, जैसे कि देख मैं एक जगह रेजोनेंस करके दिखाता हूँ तेरे को, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो मुझे बता जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, बताना जरा, बोलो, जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है। हेलो सर। हाँ सर, सर 2 मिनट बस, हेलो सर पाई इलेक्ट्रॉन की सर। शिफ्टिंग होती है। हाँ सर ओके 2 मिनट बस, 2 मिनट, ओके ओके सर। है ना। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को एक बात बता, अगर रेजोनेंस होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, हाँ या ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना, यस सर। लेकिन मेरे को बता यहाँ पे किसका मूवमेंट हो गया है टॉटोमेरिज्म में, देख हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटम मूव कर गया ना, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। तो रेजोनेंस में किसका यस मूवमेंट सर। होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जबकि पाई टॉटोमेरिज्म में क्या हो रहा है, एटम का ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो का। रहा है, टॉटोमेरिज्म में एटम का ही मूवमेंट हो रहा है, तो ये फर्क है बेटा, है ना, ओके ठीक है। सर।
ठीक है, मेरे को याद दिला देना, है ना। मैं डिफरेंस भी लिखवा दूंगा, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, है ना। दोनों चीज याद दिलवा देना मेरे को, है ना। एक दो डिफरेंस है वो मैं ढंग से लिखवा दूंगा ताकि याद रहे आपको। ओके, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? यस